नमस्कार, मैं रवीश कुमार। क्या हमारे करोड़पति नेता 40 करोड़ गरीबों की गरीबी दूर कर सकते हैं? शायद इस संस्थान में किसी दूसरे ने अपनी प्रतिभा का इतना बेहतर विकास नहीं किया जितना रवीश ने किया। ये रवीश की ताकत है। हम लोग जो भी बन पाए हैं, जितना भी बन पाए हैं, कोई ये नहीं कह सकता कि मेरी इस कामयाबी में उसका हिस्सा नहीं है। सबका है। हो सकता है कि उसका नाम नहीं आया और उसको इनाम नहीं मिला जो हम लोगों को मिल जाता है। रवीश कुमार एनडीटीवी इंडिया के लिए। दोस्तों, खबर पर नजर में आपका फिर एक बार स्वागत है। आज हम एनडीटीवी के अंतिम संस्कार की चर्चा करेंगे। दोस्तों, आजकल हर कोई रवीश कुमार के लिए आंसू बहा रहा है, परंतु एनडीटीवी के देहांत का किसी को दुख नहीं, जबकि वो भारत का पहला प्राइवेट चैनल है। इसकी जिस समय स्थापना हुई उस वक्त इलेक्ट्रॉनिक मीडियम पूरी तरह सरकार के कंट्रोल में था। सत्ता का झुकाव समाजवाद की ओर था और मीडिया ही क्यों, सारे बड़े उद्योग सरकारी होते थे। निजी इंडस्ट्री पर लाल फीताशाही का राज था। जनता रेडियो पर आकाशवाणी सुनते और टेलीविजन पर दूरदर्शन देखकर अपनी आंखें ठंडी करते थे। खबरें बनाकर लोगों के सामने परोसने वाले दूरदर्शन को समय के साथ ऐसा लगा कि ठेकेदारों की भी सेवा लेनी चाहिए। इस प्रकार एनडीटीवी को कुछ काम मिलने लगा। डीडी के लिए प्रोग्राम बनाते बनाते उसने कुछ समय खरीदकर अपने नाम से भी माल बेचना शुरू किया। इंडिया टुडे वाले भी न्यूज़ ट्रैक की वीडियो बनाने के बाद समाचार के साथ दूरदर्शन पर आ गए थे। ये 1984 से 1998 के बीच का ज़माना था। सोवियत यूनियन के पतन ने प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव को प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की ओर आकर्षित किया। उस समय समाचार जगत के विश्व गुरु रॉबर्ट मर्डॉक ने हिंदुस्तान आने का निर्णय लिया। एनडीटीवी ने उनसे दोस्ती कर ली और 5 साल तक वो दोनों साथ रहे। इस बीच सत्ता परिवर्तन हो गया। अटल बिहारी वाजपेयी की भाजपा सरकार बन गई। नरेंद्र मोदी को गुजरात का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया। राज्य में भयानक दंगा फूट पड़ा। वो दंगा जिसकी याद दिलाकर 20 साल बाद भी बीजेपी चुनाव लड़ रही है। वही दंगा जिसको भाजपा के पूर्व नेता शंकर सिंह वाघेला खुलेआम एक षड्यंत्र कह रहे हैं। उसको सुनकर अनायास पुलवामा की याद आ जाती है। एनडीटीवी ने बड़ी बहादुरी से गुजरात दंगों को कवर करके सच्चाई पेश की। उस वक्त वो मजलूमों की आवाज़ और अत्याचारियों की आंखों का कांटा बन गया। अटल जी को लगा कि इसके कारण वो चुनाव हार जाएंगे। आगे चलकर उन्होंने गुजरात दंगों को अपनी हार का कारण भी बताया। उस जमाने में एनडीटीवी को नियंत्रित करने की खातिर सरकार ने स्टार के मालिक मर्डॉक पर दबाव डाला, लेकिन प्रणय रॉय नहीं माने। यही कारण है कि अगले चुनाव से पहले 2003 में मर्डॉक ने एनडीटीवी से रिश्ता तोड़कर आनंद बाजार पत्रिका के साथ एबीपी चैनल स्थापित कर लिया। वही एबीपी जहां से 2018 में पुण्य प्रसन्न वाजपेयी और अभिसार शर्मा को सरकार की टीका करने के कारण निकाल बाहर किया गया। एनडीटीवी के बिकने पर रवीश कुमार के लिए आंसू बहाना उनकी बेपनाह लोकप्रियता दर्शाता है, लेकिन संस्था का महत्व व्यक्ति से अधिक होता है। एनडीटीवी से विनोद दुआ अलग हो गए तो उसके बाद राजदीप सरदेसाई आ गए और वो निकल गए तो रवीश कुमार का सितारा चमका। संस्था आकाश के समान होती है जिस पर सितारे जगमगाते हैं। इसलिए रवीश कुमार के साथ इस प्रश्न पर भी विचार होना चाहिए कि आखिर एनडीटीवी की ये दुर्दशा क्यों हुई।
इसका मुख्य कारण ये है कि इसने मर्डॉक से ये सबक नहीं सीखा कि पूंजीपति का असली उद्देश्य पत्रकारिता नहीं, धंधा व्यापार होता है। वो फायदे की पत्रकारिता को आगे बढ़ाता है, परंतु अगर नुकसान होने लगे तो सच्चाई को उसकी भेंट चढ़ा देता है। इसमें रुकावट बनने वालों को रास्ते से हटा देता है। 2003 में मर्डॉक ऐसा नहीं कर सके, इसलिए खुद किनारे हो गए। लेकिन 2022 में अडानी ने रवीश कुमार समेत प्रणय राय को किनारे लगा दिया। स्टार से अलग होने के बाद यह अपेक्षा की जा रही थी कि एनडीटीवी समाप्त हो जाएगा, लेकिन उसने स्वतंत्र रूप से हिंदी और अंग्रेजी चैनल शुरू किए। इसमें उसे ज़बरदस्त सफलता मिली और बहुत कम समय में उसका अंग्रेजी चैनल पहले नंबर पर आ गया। हिंदी में आज तक के बाद वो दूसरे नंबर पर पहुंच गया, जबकि स्टार बेचारा चौथे नंबर पर खिसक गया। दिसंबर 2004 में ये भारत की सबसे बड़ी मीडिया कंपनी बन गई, यानी एनडीटीवी, और उस वक्त उसके पास 1433 करोड़ रुपए की संपत्ति थी, जिसकी कीमत अभी अगर आंकी जाए तो कम से कम 4 गुना ज़्यादा होगी। इसके बाद एनडीटीवी ने कई देशों में नए नए चैनल शुरू किए। नए नए उपक्रमों के लिए दुनिया भर के बड़े बड़े बैंकों और कंपनियों से ने इसमें पूंजी निवेश किया और ये मामला जो है वो आगे ही आगे बढ़ता रहा। लेकिन बीच में 2008 की मंदी आ गई और उस मंदी ने इसके विकास में बाधा डाल दी। उस समय बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में एनडीटीवी के शेयर्स की कीमत 400 से घटकर 100 पर आ गई। इस बीच कुछ नए चैनल्स को बेचा भी गया, मगर इससे जो है वो बात नहीं बनी, क्योंकि फैलाव का काम जारी था। आखिरकार 2009 में उसने यानी एनडीटीवी ने अंबानी की एक कंपनी से कर्ज लेना शुरू किया। वही शुरुआत आज के पतन का मुख्य कारण बनी, यानी महत्वाकांक्षा में बहकर अपनी चादर से ज़्यादा पैर फैलाना और धन्ना सेठों पर निर्भर होकर पत्रकारिता करना। इस वर्ष अगस्त में एनडीटीवी के अंदर अंबानी की कंपनी विश्व प्रधान कमर्शियल का 113.74 करोड़ पूंजी निवेश था, जो कुल पूंजी का 29.18% बनता था। इस कंपनी को अडानी मीडिया ने खरीद लिया। अब प्रणय राय और उनकी पत्नी के पास केवल 32.27% शेयर रह गए। इसके बाद अडानी द्वारा वीपीसीएल के शेयर की बिक्री को रोकने के लिए अनुमति नहीं लेने पर आपत्ति जताई गई और सेबी की अनुमति की शर्त लगाई गई। लेकिन ये सारे प्रयत्न विफल हो गए, क्योंकि वीपीसीएल शेयर बेचने के लिए स्वतंत्र थी और सेबी की क्या मजाल कि वो अडानी की राह का रोड़ा बनती। इस प्रकार अडानी को एनडीटीवी पर कंट्रोल प्राप्त हो गया और मजबूरन प्रणय राय को अपनी पत्नी समेत इस्तीफा देना पड़ा। एनडीटीवी जैसा बरगद जब जमीन बोस हुआ तो उसकी शाखों पर खिलने वाला सबसे सुंदर फूल रवीश कुमार क्या करता। उस खुददार और निडर पत्रकार ने भी अपनी अंतरात्मा की आवाज़ पर एनडीटीवी से नाता तोड़ते हुए अपने आखिरी संदेश में चिड़िया और घोंसले का उदाहरण दिया। इस मौके पर रवीश कुमार को अल्लामा इकबाल का ये शेर याद करना चाहिए। अल्लामा ने कहा था, नहीं तेरा नशेमन कसर सुल्तानी के गुंबद पर, यानी तेरा घोंसला जो है वो बादशाह के गुंबद पर नहीं है। तो इकबाल फरमाते हैं कि नहीं तेरा नशेमन कसर सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की समीक्षा। आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। अगर आपको पसंद आई हो तो इसे शेयर करें और लाइक करें। हम बहुत जल्द किसी नए विषय के साथ आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।